Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. आज हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट दारा शिकोह. यस, दारा शिकोह के बारे में आप अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ते हैं. अनुराग सर आपको काफ़ी डिटेल में दारा शिकोह की लाइफ, उनकी फ़िलॉसफी, उनकी आइडियोलॉजी, ये सब आप अनुराग सर के साथ अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में कवर करते हैं. और आज हम दारा शिकोह को हमारी करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया has called Dara Shikoh as the torchbearer of social harmony. That Dara Shikoh is the torchbearer when it comes to social harmony. तो ये टॉपिक दारा शिकोह himself becomes important from your prelims point of view. Along with it, mains point of view से भी दारा शिकोह important हो जाते हैं. Prelims point of view से हमें दारा शिकोह से related जो मेजर फैक्ट्स हैं उनकी लाइफ को लेकर, उनके वर्क को लेकर, वो हमें पता होने चाहिए. मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें क्यों कहा गया टॉर्च बेरर ऑफ सोशल हार्मनी. दिस स्टेटमेंट कैन कम एज अ क्वेश्चन. दारा शिकोह इज अ टॉर्च बेरर ऑफ सोशल हार्मनी डिस्कस, राइट? सो दिस इज इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम योर प्रीलिम्स एज वेल एज फ्रॉम योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. वाइस प्रेसिडेंट नॉट जस्ट कॉल्ड हिम एज द टॉर्च बेरर ऑफ सोशल हार्मनी. इसी के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है दैट इंडिया हैड अ ग्लोरियस हेरिटेज. एंड दिस ग्लोरियस हेरिटेज इज नॉट जस्ट ऑफ टॉलरेंस फॉर अदर्स बट वी हैव अ यूनिक कल्चर ऑफ एंगेजमेंट विद ऑल द व्यूज. मतलब इंडिया की जब हम हेरिटेज देखते हैं, इतना हमारा ग्लोरियस हेरिटेज है कि हम दूसरे के व्यू पॉइंट को लेकर टॉलरेंस तो हमारे में थी ही थी, लेकिन इसी के साथ साथ बाकी सब जो अलग अलग व्यूज़ हैं, जो अलग अलग विचार हैं, उनके साथ हमारी एक कल्चर ऑफ एंगेजमेंट भी था जिसे उन्होंने कहा है कल्चर ऑफ प्लूरलिज्म एंड सिंक्रेटिज्म. कल्चर ऑफ प्लूरलिज्म एंड सिंक्रेटिज्म. अब इसे समझिए. जब हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं तो वी नो कि इसका मतलब है कि कोई एक धारणा नहीं थी, कोई एक व्यू पॉइंट नहीं था, कोई एक कल्चर नहीं था. वी हैड डिफरेंट डाइवर्सिटी. एंड व्हेन वी से सिंक्रेटिज्म, इट मीन्स दैट अमलगमेशन. डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो थे, उन सब का आपस में एक अमलगमेशन होना. सो ये हमारे इंडियन कल्चर की खास बात है. इस लाइन को, इस टर्म को समझिए. द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ इंडिया ऑफ नॉट जस्ट टॉलरेंस, मतलब हमारे हेरिटेज में टॉलरेंस भी है, एंड वी हैव अ कल्चर ऑफ एंगेजमेंट विद ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज, एंड देयरफॉर इंडिया हैज अ कल्चर ऑफ प्लूरलिज्म एंड सिंक्रेटिज्म. ही ऑल्सो सेड दैट दिस इज द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. और ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की स्पिरिट इंडियन किंग्स ने भी और एग्जाम्प्लीफाई की है. व्हेन वी टॉक अबाउट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट, द स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द डिफरेंट कल्चर, फॉर द डिफरेंट रिलीजन, वी हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रेट अशोका टिल द क्राउन प्रिंस दारा शिकोह एज वेल. Very, very, very important insights from our Indian history. Mutual respect, tolerism, pluralism. We had all of this. Therefore, we have a glorious heritage. ये उनकी स्पीच थी, उसमें से मेजर पॉइंट्स थे. अब यहाँ पे दारा शिकोह को उन्होंने टॉर्च बेरर कह दिया है सोशल हार्मनी के लिए. तो इसीलिए हम आज इस वीडियो में दारा शिकोह के बारे में कुछ और बातें जानेंगे. कौन है दारा शिकोह? दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे. ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां. 1615 में
1615 में उनका जन्म होता है and he died in 1659, the eldest son of शाहजहां। पहले तो ये पता होना चाहिए। He is described as liberal Muslim। इन्हें liberal Muslim कहा जाता है because he tried to find connections, he tried to find the commonalities between Hindu traditions and Islamic traditions. And also, he is also known to be the pioneer of academic movement for interfaith understanding in India। अलग अलग faith को समझने के लिए, interfaith understanding के लिए उन्होंने पढ़ाई की है, he has studied it. So we say that he is the pioneer of it, in which he started understanding other faiths as well. And therefore, he had deep understanding and knowledge of the major religions present in India, which was mainly Islam and Hinduism. And then he was more inclined towards philosophy and mysticism over military pursuits. अब दारा शिकोह के ब्रदर थे औरंगज़ेब। नाउ औरंगज़ेब के कंपैरिजन में अगर हम दारा शिकोह को देखते हैं तो he was more believer of philosophy and mysticism। mysticism मतलब this is the belief that there is union with the deity or the absolute। एक spiritual belief है that one has the union with that absolute one। इसे सेल्फ सरेंडर के थ्रू अचीव किया जा सकता है। इसे कहा जाता है मिस्टिसिज्म। तो वो तो फिलॉसफी और मिस्टिसिज्म में बिलीव करते थे, कौन? दारा शिकोह। Whereas Aurangzeb, his brother, he was more inclined towards the military pursuits। And in 1655, Shah Jahan declared Dara Shikoh as the king। He declared him the crown, that he is the crown prince, but he was defeated by Aurangzeb। Aurangzeb is, Dara Shikoh's younger brother। In 1657, Shah Jahan fell ill। So Shah Jahan declared that Dara Shikoh will be the crown prince. However, he was defeated by Aurangzeb, and then he was assassinated by his brother Aurangzeb। So this is the bitter struggle for the throne। Dara Shikoh was at the age of 44 when he was assassinated by Aurangzeb, just as a struggle to get the throne। This was the life of Aurangzeb। If we talk about the work, जैसे कि हमने कहा कि he was studying different interfaiths and he academic के लिए he is also the pioneer। So he made this connection between Hinduism and Islam। और इसमें उनके जो सबसे important works हैं, these are the Majma ul Bahrain। This is the mingling of two oceans, Majma ul Bahrain। Then there is one more, Sir-e-Akbar, which is Great Mystery। ये जो दो उनके important works हैं, these basically establishes a connection between Hinduism and Islam। इन चीज़ों को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली पेपर में कभी कभी वर्क से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मजमा उल बहरीन एंड सिर-ए-अकबर ये और दारा शिकोह का काम है। he has done this work connecting Hinduism and Islam। Along with this, he has also promoted Indian culture। He acquired proficiency in Sanskrit and Persian। उनको संस्कृत भी आती थी, उनको पर्शियन भी आती थी। And he played a very important role in popularizing Indian culture, the Hindu religious thoughts। And one more thing, he also translated Upanishads and other important sources of Hindu religion and spirituality। And इन्होंने इसे ट्रांसलेट कहाँ से कहाँ किया? फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन, क्योंकि दोनों आती थी।
संस्कृत आने की वजह से हिंदुइज्म के उपनिषद पढ़े और उनको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। And through these translations only, he was responsible for taking Hindu culture and the spiritual traditions to Europe and the Western countries. So, दारा शिकोह के बारे में आज की इस वीडियो में तो हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द लेक्चर ऑफ हिस्ट्री एंड आई एम नॉट द एक्सपर्ट। दारा शिकोह के बारे में, दारा शिकोह, औरंगज़ेब, शाहजहाँ, इन सब के बारे में आप अनुराग सर के साथ हिस्ट्री की क्लासेस में और डिटेल में और गहराइयों में जा सकते हैं। क्वेश्चंस आते हैं जी यहाँ से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो डायरेक्टली मुग़ल एम्परर से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुग़ल एम्परर शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो इसका आंसर जहांगीर था। तो ये एक एग्जाम्पल है दिखाने के लिए कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही दारा शिकोह के वर्क को लेकर, दारा शिकोह की फ़िलॉसफी को लेकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज, ये एग्रीकल्चर और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर। And now the news is this, that India has banned the export of broken rice. हमने broken rice का जो export है उसे बंद कर दिया है। And along with this 20% ड्यूटी बाकी जो ग्रेड्स हैं राइस के उसके ऊपर लगाई गई है। ठीक है, ये न्यूज़ थी। अब पहली चीज़ याद क्या रखेंगे, that India is the largest exporter of rice in the world. And अब India has banned the export of somewhat around 6% reduction in the paddy. फिलहाल जो खारिफ सीज़न चल रहा है, तो इस खारिफ सीज़न में प्रेडिक्शंस ये आई हैं कि there is 6% reduction in the paddy production, paddy acreage, and therefore rice prices जो है वो increase होंगे। तो ऐसे चलते इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट है, उसे बैन कर दिया है। इसी के साथ साथ जो बाकी राइस के ग्रेड्स हैं बासमती को छोड़कर, उनके ऊपर 20% ड्यूटी लगाई है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। ऐसा क्यों? ताकि कम एक्सपोर्ट हो पाए। इंडिया में प्रोडक्शन कम है इस साल के लिए, तो हमारी डिमांड शॉर्टफॉल ना हो जाए। इंडिया में राइस की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को डिस्करेज करना होगा, जिसके लिए ब्रोकन राइस को बैन ही कर दिया और 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी टू डिस्करेज द एक्सपोर्ट ऑफ राइस। क्योंकि इस साल का जब हम खारिफ सीजन देखते हैं, सो द एरिया जहाँ पे पैडी क्रॉप लगाई गई है, दैट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स। And along with this there is shortfall of rain, especially जो हमारे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ईस्टर्न साइड पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे इस बार रेनफॉल कम हुई है। एक तरफ रेनफॉल कम हुई है तो प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट होगा, दूसरी तरफ एरिया एकरेज जहाँ पे पैडी को सो किया गया है वो भी डिक्रीज हो चुका है बाय 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स। एनुअली इंडिया कुछ 20 to 22 मिलियन टन्स राइस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 4 मिलियन टन्स बासमती राइस होता है। बासमती को छोड़कर बाकी सभी ग्रेड्स के ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है। नाउ इंडिया में मेजर राइस ग्रोइंग रीजन्स कौन कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आप ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में इसके बारे में पढ़ते भी हैं। राइस ग्रोइंग रीजन्स को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन एंड सदर्न रीजन। जब हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारा आसाम आ जाता है, और आसाम के साथ साथ अगर बाकी किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में राइस अगर लग रहा है तो दैट इज़ इंक्लूडेड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मेनली आसाम, क्योंकि आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर आती है,
तो ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर आपको राइस और पैडी की कल्टीवेशन मिल जाएगी। इस रीजन में वो सारी कंडीशंस हैं जो कि राइस को फेवर करती हैं। हैवी रेनफॉल यहाँ पे होती है, तो रेन फेड कंडीशंस में यहाँ पे राइस ग्रो करती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मेजर स्टेट आसाम है, ब्रह्मपुत्र वैली है। इसके बाद आता है ईस्टर्न रीजन। अच्छा, अब ईस्टर्न रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न रीजन में हमारा पार्ट्स ऑफ यूपी, बिहार, मेनली बिहार, अलॉन्ग विद बिहार इसी रीजन की बाकी स्टेट्स, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज द ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन, यहाँ पे मेजर रिवर्स कौन से हैं जिनकी वजह से पैडी कल्टीवेशन हो रही है? एक तो है गंगा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहाँ पे गंगा है। और जब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो यहाँ पे जो मेजर रिवर है दैट इज महानदी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इन दो रिवर्स की वजह से जो हाई इंटेंसिटी, दिस इज द रीजन ऑफ हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ राइस कल्टीवेशन। हाईएस्ट इंटेंसिटी यहाँ पे है। इस रीजन में हेवी रेनफॉल भी होती है, टेम्परेचर भी हाई है, रेनफेड कंडीशंस हैं। तो ये जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये वाला जो एरिया है दिस हैज़ द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ राइस कल्टीवेशन। इसके बाद आता है हमारा नदरन रीजन। अब नदरन रीजन में आ जाता है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, some parts of Uttarakhand, Himachal Pradesh and very few parts of Jammu and Kashmir. This is the northern region of rice cultivation. अब यहाँ की बात ये कि यहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे सारा साल राइस कल्टीवेशन नहीं होता। सिंगल क्रॉप ऑफ राइस यहाँ पे एक साल में लगती है। फ्रॉम द मंथ ऑफ मई, जुलाई में सो किया जाता है और सितंबर, दिसंबर मैक्सिमम। ये इसके बाद टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे एक सिंगल क्रॉप सीजन आता है पैडी का, ठीक है। एंड देन वी हैव द वेस्टर्न रीजन। अब वेस्टर्न रीजन में वेस्टर्न स्टेट्स आ जाएंगी। यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, दैट इज इंक्लूडेड इन द वेस्टर्न पार्ट। दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। लार्जली रेनफेड कंडीशंस में ही यहाँ पे भी जब जब रेनफॉल हो रही है तब ही यहाँ पे कल्टीवेशन होती है। सदर्न रीजन की बात करें तो सदर्न रीजन में हमारे पास आंध्र प्रदेश इंक्लूड हो जाएगा, कर्नाटका इंक्लूड हो जाएगा, तमिलनाडु, केरला, ये वाली जो बेल्ट है यहाँ पे कल्टीवेशन होती है। दिस इज दी सदर्न बेल्ट। अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप देखते हो कि ये वाला जो एरिया ना, दिस इज़ द रेन शैडो एरिया। यहाँ पे तो वैसे भी बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, जब मॉनसून्स आते हैं तो ये लीवर्ड साइड बन जाती है, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती। इसलिए यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे ठंड बहुत है, ऊपर लद्दाख डेजर्ट है, तो यहाँ पे राइस कल्टीवेशन नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो ये मेजर रीजन्स हैं राइस कल्टीवेशन के इंडिया में। अब इंडिया ग्लोबल राइस सप्लाई के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब इसमें कुछ डाटाज हमारी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने में, क्योंकि अगर हम देखें तो 2021 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो 5 मिलियन टन्स का जो रिकॉर्ड है उसे टच कर चुका था। एंड अगर हम नेक्स्ट 4 बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स का ग्रेन देखें, उनको मिलाकर भी ये ज़्यादा है। द नेक्स्ट 4 एक्सपोर्टर्स आर थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान एंड यूएस। 5 मिलियन टन्स, तो एक्सपोर्टर तो है ही है। अलॉन्ग विद दिस इंडिया इज ऑल्सो वर्ल्ड्स बिगेस्ट राइस कंज्यूमर आफ्टर चाइना, एंड इसीलिए 40% जो राइस ट्रेड है, ग्लोबल राइस ट्रेड है,
उसमें इंडिया का शेयर है। वी हैव हाई डोमेस्टिक स्टॉक्स एज वेल, जिससे कि जो हमारे लोकल प्राइसेस हैं वो लो रहते हैं, जिससे कि इंडिया में राइस के ऊपर काफ़ी डीप डिस्काउंट्स दिए जाते हैं फ्रॉम द ओवर पास्ट 2 years। एंड वी आर ऑल्सो हेल्पिंग पूरर नेशंस। बहुत सारे नेशंस हैं एशिया में, अफ्रीका में, जहाँ पे जो वीट प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो ऐसे केस में राइस से उसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इंडिया वैसे भी 150 कंट्रीज ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। और अब जब हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमें हमारा एक्सपोर्ट डिक्रीज़ करना है क्योंकि इंडिया में एकरेज जो है वो कम मिली है इस बार, पैडी को प्रोडक्शन कम हो सकती है, तो जिसके चलते बाकी कंट्रीज़ जहाँ पे राइस जाता था वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी। सो देयर विल बी रिडक्शन इन द शिपमेंट्स, जिसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो और इंक्रीज हो सकती है। बिकॉज rice is a staple, it's a grain, it's a staple, and it's a staple for more than 3 billion people in the world। और ऐसा पहले हो चुका है, 2007 में भी इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बैन किया था, और उस टाइम पे ग्लोबल प्राइसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। लेकिन राइवल्स भी हैं, वी हैव राइवल सप्लायर्स लाइक थाईलैंड एंड वियतनाम। They can also raise prices that have already more than 30% above the Indian shipments. So other than serving Asian buyers like China, Nepal, Bangladesh, Philippines, India is also supplying rice to the African countries like Togo, Benin, Senegal and Cameroon too. तो इसलिए ग्लोबली हम काफ़ी बड़े शेयर में राइस को लेकर पार्टिसिपेट करते हैं इन द ग्लोबल ट्रेड। क्वेश्चंस भी आ जाते हैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि ये एक कि प्राइसेस ऑफ राइस वर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्वेश्चन आया एमएसपी का इसमें रोल था, गवर्नमेंट ट्रेडिंग का रोल था, स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज़, इन सब की वजह से जो राइस के जो प्राइसेस थे वो इफेक्ट हुए थे, तो क्वेश्चन आया है। तो सिमिलरली इस बार हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाई है, एक्सपोर्ट क्यों बैन किया है ब्रोकन राइस का, so we should know about it, we should have clarity about it। Okay, moving ahead, our next important news is important from infrastructure perspective. It is about Vande Bharat trains। This news comes from Government of India as it says that Indian Railways has successfully completed the trial of second generation Vande Bharat trains। एंड जो सेकेंड जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स हैं इसमें पैसेंजर कंफर्ट को और इंक्रीज़ कर दिया गया है, सेफ्टी फीचर्स को भी और बढ़ा दिया गया है। और इन सेकेंड जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, और टारगेट रेलवे ने रखा है कि बाय अगस्त 2023 75 नई वंदे भारत ट्रेन्स को रोल आउट किया जाएगा। क्या है ये वंदे भारत ट्रेन्स, क्या हिस्ट्री है? वैसे भी अगर हम देखें तो यूनियन बजट तो हमारा रिसेंट था फॉर द ईयर 2022 एंड 2023। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था कि इंडिया में 400 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स लाई जाएंगी इन द नेक्स्ट 3 years, जिनकी डेवलपमेंट, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी। These trains are also dubbed as Train 18 because during the development phase they operate without locomotive and they are based on propulsion system which is called as distributed traction power technology। अब इससे क्या होता है कि जो ट्रेन की हर एक कार है इट इज पावर्ड, ईच कार ऑफ द ट्रेन इज सेट इज पावर। अब ये जो न्यू ट्रेन्स आई हैं इट कैन टच द स्पीड ऑफ 180 km/h during the trials, it touched it and it is primarily made at the Integral Coach Factory Chennai, वहाँ पे इनको बनाया गया है। और एक्सलरेट 0 से 100 km/h की स्पीड 52 seconds में ये ट्रेन अचीव कर सकती है एंड इन 130 seconds इट कैन गो टू 160 km/h एज कम्पेयर टू द अर्लियर वर्जन जिसमें 54.6 seconds में वो 100 km तक पहुंचती थी और 160 km/h की स्पीड अचीव करने में
146 सेकेंड्स लगते थे। सिंपल सी बात यह है कि स्पीड भी बढ़ चुकी है। स्पीड के साथ साथ अगर हम वेट की बात करें, सो नाउ द वेट इज ऑल्सो डिक्रीज बाय 38 टन। ये जो न्यू वंदे भारत बनाई गई है, दिस इज मेड इन इंडिया, और इसमें फोटो कैटालिटिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स भी लगाया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि जो एयर है उसे क्लीन किया जाएगा एंड इट विल डीएक्टिवेट 99.9% ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। इट विल हैव हायर बैटरी बैकअप एंड 3 आवर्स 3 आवर का इसमें बैटरी बैकअप है एंड अ बेटर फ्लड लेवल टू। This will be Wi-Fi enabled. This will be content on demand. And these trains will be pre-fitted with the Kavach, एक train collision avoidance system, indigenously developed train collision avoidance system, जिसे कवच बोल रहे हैं, वो इसमें fit किया जाएगा. That was about the Vande Bharat. Also, there's another news from science and tech perspective, which is about cyborg cockroaches. So there's an international team of researchers. They have devised this system जिसमें उन्होंने cyborg cockroaches बनाए हैं, which is part insect and a part machine. आधा insect है, आधी machine है. क्या है ये cyborg cockroaches? तो देखिए, इसका जो movement है इसे control किया जाएगा by some circuits. कुछ circuits को integrate किया गया है जिनके use से cyborg cockroaches की movement को control किया जाएगा. They can help in conducting surveillance. अर्बन सर्च करनी है, कोई रेस्क्यू करना है, इन्वायरमेंट मॉनिटर करना है, इफ़ यू वांट टू इंस्पेक्ट सम एरिया विच इज़ डेंजरस टू ह्यूमन लाइफ, तो वहाँ पे साइबॉर्ग कॉकरोचेस को यूज़ किया जा सकता है. तो कॉकरोचेस को यहाँ पे बहुत ही स्मॉल वायरलेस कंट्रोल मॉड्यूल्स के साथ इक्विप किया गया है. इससे कॉकरोच की जो मूवमेंट है, इंसेक्ट की जो लेग है, उसे कंट्रोल किया जाएगा, उन सर्किट्स की वजह से कंट्रोल किया जाएगा. तो यहाँ पे मेडागास्कर कॉकरोचेस को यूज़ किया गया है, विच आर द लार्जेस्ट स्पीशी ऑफ द कॉकरोचेस. इनकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर तक जा सकती है. उनमें ये मशीन को फिट किया गया है. दे आर ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग हिसिंग साउंड व्हेन दे आर डिस्टर्ब्ड. तो वो अपनी बैक ओपनिंग से एयर को एक्सपेल आउट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हिसिंग साउंड आती है. The researchers, they have designed this entire system which is rechargeable as well, and and it is also solar enabled. इसमें solar cell module लगा हुआ है, very super thin, and उससे ये power up होगा, and it will be installed on the dorsal side of the cockroach abdomen. तो ये चीज़ interesting लगी. तो इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा that there is a cyborg cockroaches which are recently in news. So that is all for today. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you so much.